हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ एकेडमी में। मैं राकेश मिश्रा आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है शब्द रचना। आज हम शब्द के बारे में बताएंगे, क्या होता है, क्या इसका अर्थ है, इसकी रचना कैसे होती है, इनकी जो व्युत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति जो हुई है किस आधार पर हुई है, और इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आगे बढ़िए। आइए सुनिए क्या होता है शब्द। देखिए, अगर हम इस शब्द की बात करें तो शब्द जो होता है वो क्या होता है। देखिए, शब्द हम अगर पूछें कि शब्द क्या होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम कहें शब्द क्या होता है, देखिए तो वर्णों के समूह को जिसका अर्थ निकलता हो, वर्णों के समूह को जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहेंगे। ठीक है, वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे जिसका अर्थ निकलता हो, या हम ऐसे कह सकते हैं शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, या शब्द भाषा की एक सार्थक इकाई है, मतलब जिसका अर्थ हो। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक शब्द को हम ध्वनि कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ये इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन सबका जो अर्थ है वो सेम ही है, मतलब सबका अर्थ समान है। ठीक है, अगर हम कहें कि वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है तो वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण मैंने बताया था, वर्णमाला में सब बताया था कि ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण या अक्षर। तो आपने सुना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। दूसरा आपने सुना भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वो होता है शब्द। तो दोनों में अर्थ क्या है कि शब्द का कुछ अर्थ होता है, लेकिन ध्वनि का जरूरी नहीं है कि कोई अर्थ हो। समझ गए ना, सबसे छोटी इकाई जो इसका अर्थ हो वो होता है शब्द, जिसका कोई अर्थ ना हो, सिर्फ कोई ध्वनि हो, उसे हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि शब्द क्या होता है। ठीक है, समझे ना सब कि क्या होता है शब्द। देखिए, अब हम बात करते हैं शब्द का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। देखिए, शब्द का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधार पे सबने किया है। तो पहले तो शब्द यही होता है कि शब्द दो होते हैं, अर्थक और निरर्थक, जिसे हम सार्थक या निरर्थक कहते हैं। सार्थक वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, निरर्थक मतलब कि कोई अर्थ नहीं होता। तो हम जो पढ़ेंगे वो है सार्थक। ठीक है, सार्थक में शब्दों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, वो अलग अलग आधारों पर किया गया है। जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। समझे ना, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक है, ये शब्द का वर्गीकरण है अलग अलग आधार पर। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है शब्द तीन प्रकार में डिवाइड है, तीन प्रकार में विभाजित है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा देखिए, जो मैंने इसमें लिखा है वो कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें पूरी बात नहीं लिखी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही इम्पोर्टेंट है, ये मानकर चलिए कि वही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, रचना के आधार पर तीन प्रकार में डिवाइड है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो पहला है हमारा रूढ़। रूढ़ की हम बात करें तो कोई भी ऐसा शब्द जो मूल हो, जो मूल शब्द हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए, कुर्सी, पेन, कलम, फूल, पत्तियाँ, ये जितनी भी हैं हमारी जो मूल शब्द हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मूल शब्द हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कुर्सी, फूल, मेज या बहुत लाखों शब्द हैं जो मूल रूप में होगा वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे,
हम मूल शब्द देखेंगे, अगर वो मूल शब्द है तो हमारा रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा यौगिक। देखिए, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक। मतलब जैसे हिमालय, हिम धन आलय, वो हिम और आलय दो वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए हम उसे कहते हैं यौगिक शब्द। दूसरा है हिमालय, दूसरा हमारा है प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री, वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब जिन वर्डों में, ऐसा हम कह सकते हैं, जिन वर्डों में उपसर्ग प्रत्यय ये सब जुड़े होते हैं वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उपसर्ग या प्रत्यय ही हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं जो दो सार्थक शब्द से मिलकर बने होते हैं वो भी हमारे यौगिक होते हैं। और एक उपसर्ग या प्रत्यय, दूसरा सार्थक शब्द उनसे मिलकर बने होते हैं, उन्हें भी हम कहेंगे यौगिक। ये हमारे दोनों हो गए यौगिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं हिमालय, शौचालय, दफ्तर नहीं, उपमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने भी आलय, मंत्री, जितने भी वर्ड से जुड़कर बनते हैं उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द। तीसरा है हमारा योगरूढ़ शब्द। देखिए, योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो योगी की तरह दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं योगरूढ़ शब्द। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो उसका अर्थ होगा वो किसी तीसरे के लिए होगा। मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बनेंगे, लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो किसी तीसरे का अर्थ होगा। मतलब जैसे चार धन पाए, तो चार पाई हो जाएगा। वो चार पाई, अब जरूरी नहीं है कि चार पाई है तो मतलब कि चार पैरों वाला, तो चार पैरों वाले तो गाय भैंस भी होते हैं, तो मतलब ये तो नहीं होगा चार पाई हम गाय भैंस को कह देंगे, तो ये हमारा गलत है। तो चार पाई का अर्थ हमारा होता है खाट या कुर्सी। कुर्सी भी नहीं होगा, मतलब खाट को हम कहते हैं चारपाई। ठीक है, चारपाई को हम खाट कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन योगरूढ़ दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो किसी तीसरे ही शब्द के बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर है सबको क्लियर है ना? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ क्या होता है। ठीक है, अगले पर आते हैं हम। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। पहला है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा विदेशी, चौथा है संकर। तत्सम, तत्भव, विदेशी और संकर। ठीक है, देखिए तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से लिए होते हैं। वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हम डेली बेस में यूज़ करते हैं, और वो संस्कृत के शब्द जो यूज़ कर लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहे जाते हैं। मतलब वे शब्द जो आज भी संस्कृत के वे शब्द जो आज भी यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं संस्कृत। मतलब संस्कृत में जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम समझ में आ गया ना? दूसरा है हमारा तद्भव। मतलब जो संस्कृत के शब्द को तोड़ मरोड़ कर नए शब्दों में ढाल दिया गया, जो संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नए शब्दों में ढाल दिया गया, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। देखिए, संस्कृत में तो हमारा जैसे हो गया भूमि, प्रथम, राष्ट्र। ठीक है, ये हमारा होता है तत्सम। दूसरा, अब तद्भव की बात करें, तद्भव में आता है हमारा काम, बरस, माह। देखिए, काम कार्य का हमारा काम कर दिया, वर्ष का हमारा बरस कर दिया। ठीक है, माह। ठीक है, माह तीसरा हमारा माह। समझ गए ना? तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम हमारा होता है संस्कृत के मूल शब्द जो स्वतः ही प्रयोग किए जाते हैं, अब तक प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। और जो उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं तद्भव। ठीक है, आइए तीसरा है हमारा विदेशी शब्द। मतलब जो दूसरे देश के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। इन्हें हम आगत शब्द भी कह देते हैं। मतलब जो दूसरे देश से प्रयोग किए जाते हैं शब्द, जो शब्द विदेशी शब्द, मतलब कि जो विदेशी शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी। ठीक है, विदेशी शब्द जैसे बटन, कैंची, कागज, तोप, डायरी, मिनट, रेडियो, चुगलखोरी, जितने भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये अंग्रेजी भाषा से भी, अरबी भाषा से भी, फारसी से भी, तुर्की से भी, पुर्तगाली से भी, चीनी से, यूनानी से, जापान से, जितने भी भारत से अलग दूसरे देश से शब्द
जुड़े हुए हैं उन सब को हम विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब जो भी दूसरे देश के शब्द हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। मतलब एक संस्कृत का हो तो दूसरा हिंदी का, एक संस्कृत का हो तो दूसरा इंग्लिश का, एक हिंदी का हो तो दूसरा इंग्लिश का। मतलब कि दो भाषाओं का जोड़कर जब एक शब्द बनाया जाता है उसे हम कहते हैं संकर। इसमें हमारे आते हैं पूंजीपति। पूंजीपति, पूंजी हमारी क्या है संस्कृत में, पति हमारा क्या है हिंदी में, तो पूंजीपति। रेल गाड़ी, रेल हमारा इंग्लिश का वर्ड है, रेल हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। ठीक है। जांचकर्ता, जांच हमारा है संस्कृत का, सॉरी जांच हमारा हिंदी का है और कर्ता हमारा संस्कृत का है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ। देखिए ये सारे शब्द होते हैं हमारे संकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल यात्री, आरामदायक, वर्षगांठ, खोजपूर्ण, किताबघर, थानेदार, ये जितने भी हमारे वर्ड हैं ये सारे वर्ड हमारे संकर शब्द हैं। ये हमारे दो भाषा से मिलकर बने हैं। मतलब एक संस्कृत हो गई तो एक इंग्लिश होगी, एक हिंदी होगी दूसरी इंग्लिश होगी, एक मतलब कि अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। वो किसी भाषा में हो सकता है, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई सी भाषा जो मिलकर बने हैं उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। समझ गए ना तीनों क्या क्या होते हैं। देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के वर्डों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग जाता है, विदेशी वे होते हैं जो दूसरे देश से शब्द लिए जाते हैं, संकर वे होते हैं जो देसी और विदेशी मतलब तत्सम मतलब संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी या जापानी या जितने भी भाषा होते हैं सबको जोड़कर अगर दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अर्थ के आधार पर भी अर्थ के आधार पर चार प्रकार में डिवाइड है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीत आर्थी शब्द। ठीक है, विपरीत आर्थी मतलब विलोम शब्द, जिसका विलोम शब्द मतलब उल्टा हो। ठीक है, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। और पर्यायवाची वे अर्थ शब्द होते हैं जिन सब का अर्थ एक ही होता है, जिन शब्द का अर्थ एक ही होता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विपरीत आर्थी शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ उल्टा होता है। ठीक है, एक अर्थ समझ गए ना। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो कई शब्दों का अर्थ एक ही हो। ठीक है, अलग अलग शब्दों का अर्थ जब एक ही हो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। विपरीत वो होते हैं उनके विलोम। ठीक है, जैसे दिन रात, ठीक है, छोटा बड़ा, इस तरह से जब होते हैं सारे विपरीतार्थी शब्द होते हैं। उम्मीद सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। ये दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, दो प्रकार में विभाजित हैं, विकारी और अविकारी। देखिए विकारी शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग करने में वाक्य में कोई विकार उत्पन्न होता है। मतलब वाक्य में अगर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे कोई विकार उत्पन्न होता है, मतलब कि उनके रहने और ना होने से, होने या ना होने से उस वाक्य में कुछ परिवर्तन हो जाता है। मतलब वह उस शब्द पर निर्भर होता है। मतलब वह शब्द जो वाक्य को बदल सकते हैं या वाक्य उन पर निर्भर होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जो सेंटेंस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उन शब्दों को वाक्य से हटा भी दिया जाए, जिन शब्दों को वाक्य से हटा भी दिया जाए तो वाक्य में कोई अंतर नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे अविकारी। विकारी वो होता है जिसका फर्क पड़ता है, अविकारी वो होता है जिसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए विकारी की अगर बात करें तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब वचन, लिंग, काल अलग परिभाषा है। जिन शब्दों में लिंग,
वाचन लिंग वचन काल का परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों, ये होता है लड़का, लड़के, लड़कों, ये हमारा क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका इन सबका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लगभग, जहाँ, न, तक, लेकिन, के बिना, ये सब हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द। मतलब इन पर वचन काल और लिंग का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए विकार भी 4 टाइप के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकार हमारे होते हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। अविकारी भी हमारे 4 होते हैं और विकारी भी हमारे 4 होते हैं। 4 अलग अलग होते हैं। इनके लिए एक अलग से वीडियो विकार के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, विषय हैं, तो इन्हें अलग वीडियो में समझाया जाएगा। अभी तक जो पढ़ा है सबको समझ में आया है ना? मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और किसी को समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं दोबारा से उसे समझाऊंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।